पहली बार मैं जब स्टेज पे बोलना शुरू किया तो पीछे से मेरा पजामा कांप रहा है। चौधरी बंसीलाल जी ने आ गए, उन्हें डरे मत, मैं बैठा हूँ, कुछ भी बोल दे। कमज़ोर कैंडिडेट जो कांग्रेस के रहे इसलिए बनता गया, मेरे को टिकट दे दो, अगर एक भी गिरने दूँ तो इसका इंतजाम करूँ। सुरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल बहुत बढ़िया आदमी, वाकई लीडर थे, जनता की आवाज़ है। भाई आगे आने वाले सीएम हुड्डा ही होंगे। तो एक ही सोच है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को लग जाए भिवानी में जिससे लोगों को रोजगार मिले, गली सड़कें रही तो अपना आप बन जाए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे भिवानी का, 15 साल से जो एमएलए बनते आए हैं बीजेपी के, कुछ किया ही। अरे एक धड़धड़ी फिर मारूंगा, अगर मौका मिल गया तो भिवानी को चमन मैं बना दूंगा विनोद जी। एक दरी, एक चद्दर और एक तकिया मैं सुबह रस्सी से बांध के आया करता हूँ उनको, भाई पता नहीं कब लेटर मिल जाए। तो मेरी हर हफ्ते बदली हो जाती थी। मैं यहाँ से जब उस उम्र में पिक्चरें देख के गया था, धर्मेंद्र की, जितेंद्र की, देश से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। तो बंसीलाल जी मेरे राजनीतिक गुरु रहे, उन्होंने स्टेज पर बोलना। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मेरे साथ स्क्रीन पर आपको एक ऐसे शख्स दिखाई देंगे जिनका लगभग राजनीतिक सफर 45 साल का रहा। भिवानी में एक कद्दावर नेता है लेकिन आज तक चुनाव नहीं लड़ा। और अपनी बेटियों की बात करें तो मोदी जी सिर्फ नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन इन्होंने बेटियों को इतना पढ़ाया और इतना आगे बढ़ाया कि विदेशों में मिनिस्टर तक बनी इनकी बेटी। और फिलहाल मेरे साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं अपने वो विचार के आने वाले वक्त में राजनीतिक वो कदम बढ़ाने वाले हैं। लगभग 45 साल तक राजनीति का हिस्सा जरूर रहे, बड़े बड़े सीएम चेहरों के साथ नजर आए, लेकिन कभी इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। इसके पीछे भी वजह ये बताते हैं कि कई बार इनकी टिकटें बनती रही। ऊपर से कांग्रेस की बात करें तो हाईकमान ने इनकी टिकटें बनाई और टिकट का दावा इनका था और टिकट के लिए उन्होंने फरमान भी सुना दिया था, लेकिन नीचे इनके ही नेताओं ने और आसपास के नेताओं ने इनकी टिकटें कटवा दी। खास तौर पे बात करें राजनीति की शुरुआत इन्होंने चौधरी बंसीलाल, जो पूर्व में सीएम रहे हैं हरियाणा के काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 23 साल तक, उनके साथ राजनीति की 1978 में शुरुआत की थी। और आज हमारे साथ स्क्रीन पर अपने राजनीतिक विचार, जो पुरानी राजनीति और नई राजनीति है उसमें कितना अंतर आया है, वो शेयर करने के लिए शामिल हैं वेद पुजारी जी। वेद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, राजनीति हरियाणा में कही जाती है और भिवानी को राजनीति का गढ़ कहा जाता है। आपने वहीं से राजनीति की शुरुआत की लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाए। राजनीति आपने सीखी चौधरी बंसीलाल से, तो चुनाव न लड़ने का क्या किस्सा रहा है? आपकी इच्छा नहीं थी या आपके आसपास वाले ही लोग खरपतवार का काम करते थे आपके आसपास? दोनों वजह रही थी इसमें। एक तो मेरा ये था, राजनीति में अगर कोई भी आए तो जनता की सेवा के लिए, अगर मान लो मुख्यमंत्री के साथ रह के या रूलिंग पार्टी में रह के जनता की सेवा तो वैसे भी हो सकती है, एमएलए बनना कोई ज़रूरी नहीं होता। दूसरा, जब कभी इच्छा जाहिर की, हालांकि मेरे वो पैनल में भी नाम आया 2 दफ़ा, 2000 में, 2005 में, लेकिन अनलकीली वो नहीं मिल पाई टिकट। अगर मान लो कोई भी काम करना हो, शहर का उत्थान करना हो, समाज का उत्थान करना हो, अपने ज़िले का उत्थान करना हो, तो कलम में ताकत होनी ज़रूरी है। और अब एक ही इच्छा है, भाई इतने साल से इनके साथ रहे। चौधरी बंसीलाल जी मेरे राजनीतिक गुरु रहे, उन्होंने स्टेज पर बोलना सिखाया। सन 1978 में मैं चौधरी बंसीलाल जी के संपर्क में आया, एक आध दफ़ा मौका भी आया। उन्होंने कहा, बोले पुजारी जी एजुकेशन बोर्ड में गड़बड़ बहुत गणी है, आप संभाल लो इसने। मैं बोला बाबू जी संभाल लूँगा, आप जहाँ ड्यूटी लगाओगे ठीक है। मैं बाहर आया तो मनी राम शर्मा एडवोकेट होते थे बापोड़ा के, वो मेरे को कहने लगे, भाई वेद दिखता है तो जवान छोरा से, मेरा तो आखिरी पड़ाव है, मेरी कह देना चाल गए। मैं उनका हाथ पकड़ के अंदर ले गया, मैं बाबू जी बाबू मनी राम ने बना दो, उनको वाइस चेयरमैन बना दिया एजुकेशन बोर्ड का। मैं फिर वही सेवा करनी होती है पार्टी में किसी भी, मतलब लोगों के लिए आपने बहुत सारे त्याग किए। और मैंने सुना है कि सरकारी नौकरियां, बड़ी बड़ी नौकरियां आपने छोड़ी हैं सिर्फ इस करके कि आपको वहाँ का भ्रष्टाचार रास नहीं आया और आपको कहीं ना कहीं राजनीति भी अलग तरीके की करनी थी और नौकरी भी करनी थी। तो फिल्मों में आपने देखा कि एक युवा एक हीरो होता है, हीरो वाली करनी थी, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ आप खड़े रहते थे। इस करके आपकी बहुत सारी बदलियां होती थी, आपने नौकरी ही छोड़ दी इस करके। 1972 में विनोद जी मैं एएफएसओ लगा और करनाल में मेरी पोस्टिंग हुई। तो क्या है कि मेरी ड्यूटी समालखा मंडी है उसी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट करनाल में, अब तो पानीपत में है। वहाँ मेरी ड्यूटी लगा दी गेहूँ खरीद पर।
अब मैं रोज़ 10,000, 12,000, 15,000 बोरियां गेहूँ की खरीदता। इसमें एक स्टैंडर्ड होता है, इतनी मिट्टी, इतनी राड़ी, इतना जौ, अगर मानकों ये की जांच होती हाँ है। हाँ अगर ये है तो इतना तो एक्सेप्ट है, अदरवाइज अगर इतनी मॉइस्चर है तो वो रिजेक्ट। मैं जिन डेयरियों को रिजेक्ट करता, शाम को मेरे पास वो दुकान वाले जो आड़ती हैं वो आते, शर्मा जी आप 1 रुपया बोरी ले लो, हमारी डेयरी रिजेक्ट मत करो। मैं यहाँ से जब उस उम्र में पिक्चरें देख के गया था, धर्मेंद्र की, जितेंद्र की, देश से भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे। तो मैं बोले भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए तो मैं भले आदमी, मेरे को फिर दलदल में धकेल रहे हो आप। तो वो मेरी बजाय मेरे से जो सीनियर ऑफिसर थे उनको पैसे दे के मेरा हर हफ्ते ट्रांसफ़र करवा देते थे। अच्छा। मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े होते थे, एक दरी, एक चद्दर और एक तकिया। मैं सुबह रस्सी से बांध के आया करता उनको, भाई पता नहीं कब लेटर मिल जाए। तो मेरी हर हफ्ते बदली हो जाती थी। अच्छा। कभी हथवाड़ा, कभी पानीपत, कभी मतलोडा, कभी कहीं, कभी इसराना। मैं तो घूमना। 1.5 साल बाद मैंने रिजाइन कर दिया। अच्छा, तंग आ गया आपने? तंग आ गए भाई, मैं भ्रष्टाचार तो ख़त्म कर नहीं पाया। उसके बाद जब मैं चौधरी बंसीलाल जी के उसमें आया तो ये था भाई बढ़िया नेता हैं ये, इनके साथ मिलके भ्रष्टाचार ख़त्म किया जा सकता है। और वो वाकई में बढ़िया नेता थे। क्या है कि स्टेज पर बोलना भी चौधरी बंसीलाल जी ने सिखाया। जब बाबू राम भजन हमारे यहाँ से विधायक थे, उनको टिकट मिला तो भिवानी में किरण वेजिटेबल फैक्ट्री थी, घी की फैक्ट्री, वहाँ हमारी पुल के पास पहली मीटिंग थी। अब चौधरी बंसीलाल जी तो हमारे नेता और बाबू राम भजन हमारे वो कैंडिडेट, मैं स्टेज सेक्रेटरी। पहली बार मैं जब स्टेज पे बोलना शुरू किया तो पीछे से मेरा पजामा काँप रहा था। चौधरी बंसीलाल जी ने आ गए, उन्हें डरे मत, मैं बैठा हूँ, कुछ भी बोल देते। उसके बाद तो जी बस फिर से कितनी बड़ी भीड़ हो, घंटा घर की मीटिंग, साय चौपटाई मीटिंग, पब्लिक जब उठती तो कहते पुजारी ने खड़ा करो। मैं लोगों को चुटकुले किस्से सुनाता, वो मेरे कहते धीमी गति के समाचार। मैं जब बोलता हूँ तो अटल जी की तरह, मतलब उनकी भी स्लो बोलते हैं। हाँ हाँ स्लो बोलता हूँ। वो फिर लोग भी कहते वो धीमे समाचार खड़ा करो, धीमे समाचार खड़ा करो। अब इच्छा है, एक टीस है मेरे मन में भाई, जो काम चौधरी बंसीलाल जी ने अधूरे छोड़ दिए भाई, कलम में ताकत हो ना, जब वो पूरे हों तो एक बार एक धड़धड़ी फिर मारूंगा। अगर मौका मिल गया तो भिवानी को चमन मैं बना दूंगा। विनोद जी, आइडियाज हैं कुछ आपके? आइडिया विदेशों तक, जैसे आपकी बेटी भी अर्जेंटीना मिनिस्टर रही हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर, आपके लिंक बड़े हैं विदेशों में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े उद्योगपति हैं वहाँ के, जो इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन उनको श्योरिटी नहीं है, और आपके नज़दीकी काफ़ी हैं, तो आपके आइडियाज़ बहुत सारे हैं ऐसे। हाँ मेरे पास आइडिया है जी। मेरी वहाँ इन्वेस्टरों से भी बात हुई है। क्या है कि दुबई में जिस तरह यूएई में, वहाँ तेल का काम ज़्यादा है, कुएँ हैं, तो एक बेटी ने एक वो रिसर्च की है, जितना भी कूड़ा है उससे डीजल, पेट्रोल और बायोगैस बनाने की। तो मेरे वहाँ जो इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं इंडिया में हम बना देंगे जी, रिफाइनरी भी लगा देंगे। तो लेकिन जब तक ताकत नहीं हो ना हाथ में, कलम में, मान लो मैं उनको इनवाइट कर लूँ और वो यहाँ शुरू करे, सरकार ये कहे बिना हम करने नहीं देंगे, बदनामी भी हो, डिफेम भी हो, भारत का नाम भी बदनाम, और हमारा तो फिर होना ही है। जब तक लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा ना जी। मेरी तो एक ही सोच है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को लग जाए भिवानी में जिससे लोगों को रोज़गार मिले, गली सड़कें रही तो अपना आप बन जाए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे भिवानी का, 15 साल से जो एमएलए बनते आए हैं बीजेपी के, कुछ किया ही। अच्छा, एक बात आप उन एमएलएज पर ढालते हैं, टालते रहते हैं बहुत सारे नेता। 15 साल से चलो कहते हैं कि भिवानी का एमएलए, बहुत सारी बातें उठती हैं, लेकिन आपने बंसीलाल को काफ़ी करीब से देखा है। बंसीलाल की बात करें तो उनको आप बहुत ज़्यादा जानते थे, खासतौर पे कई कई साल तक आपने पीएचडी की है। उन्होंने हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन भिवानी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आप जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बंसीलाल उस वक्त लगा सकते थे, जहाँ से वो आते थे, गृह जिला है उनका, तो वहाँ पे ज़्यादा काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? आपने उसकी मेरी उनसे बात होती थी जी, मैं कहता बाबूजी कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ लगा दो। वो बोले भाई मैं एमएलए तो यहाँ का हूँ, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो पूरा हरियाणा का हूँ। उनके दिमाग में ये था सबको जिसका जो हिस्सा है वो डिवाइड करके देते थे, भाई भिवानी जिले का इतना हिस्सा, करनाल जिले का इतना, अम्बाड़ा का इतना। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। बाकी तो जैसे चौटाला है, उसने अपना सरसा बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, लेकिन वो पूरा हरियाणा को अपना घर समझते।
इसलिए भिवानी में नहीं हो पाया। इसी करके वो ज्यादा, आज उनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं, और आपने बंसीलाल का साथ छोड़ दिया था लास्ट टाइम में, आप आके फिर आप अलग हो गए थे, बंसीलाल जी के साथ चले गए थे आप। उसके बाद आज फिलहाल बंसीलाल परिवार की आप तारीफें तो कर रहे हैं चौधरी बंसीलाल की, लेकिन आज आप हुड्डा खेमे में हैं, तो ये क्या वजह है? क्या है जी, सब अपना अपने ढंग से करते हैं। उनको छोड़ के मैं किसी बात को लेकर, मान लो मेरे और उनके मनमुटाव हो गए, तो बाद में उन्होंने बुलाया भी मेरे को, और सुरेंद्र सिंह को बैठाया। उन्होंने भाई वेद जैसे आदमी छोड़ गए ना, टाली, वो टाली बोलते थे सुरेंद्र को, टाली ने बोले भी क्या में दाना नहीं है भाई, हार तो पक्की है, कितने तो हारेंगे यो बेरा नहीं। अच्छा। क्योंकि मान लो मैं आपसे वोट मांगूँ चौधरी बंसीलाल के नाम से, मैं उनको वोट दो, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है आपका काम करवाना भी। और बीच में कोई आगे ये कह दीजिए अभी तो मुखालिफ का काम करवाना शुरू कर दिया इन्होंने, पुजारी तो दूसरों का काम करवाता है अपने जो विरोधी हो, तो इसलिए मन में खटास सा हो गया। इसलिए मैंने हाथ जोड़ लिया, बाबूजी मैं जब तक हूँ ये मेरा इस्तीफा लो, मेरे जाने के बाद मेरी कीमत का आपको पता चल जाएगा, और मेरे को मेरी औकात का पता मतलब लोगों की मदद करने के लिए, और हाँ। जिनके काम नहीं हुए, जिन लोगों के वोट दिए थे उन्होंने, यानी बंसीलाल को के वोटर्स थे, उनके ही काम निकालने के लिए, और काम नहीं बने तो आपने उनका साथ छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ इसलिए। मान लो मैं वोट मांगता हूँ तो बंसीलाल के लिए, और मैं उनका काम करवाने की जिम्मेवारी तो मेरी बनती है। हम जाके लोगों, और चौधरी बंसीलाल कहते थे भाई वेद बाजार में कुछ नहीं दे रहा, डाणिया में गामा में घुस जाओ, वोट तो डाणिया में है। अब मान लो मैं किसी डाणी में जाके कहूँ भाई मेरी जिम्मेवारी है, मैं बंसीलाल जी से काम करवा के दूंगा, और मैं ना करवा पाऊँ तो कमजोरी तो मेरी है ना, इसलिए फिर छोड़ दी। आज तो फिलहाल आज हुड्डा खेमे में जाने की वजह क्या मानते हैं? हरियाणा में खेमे बटे हुए हैं, खास करके कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में फिलहाल असार के गुट अलग है, वो यात्राएं कर रहा है, हुड्डा जी हैं वो, उनका गुट अलग है, वो भी यात्राएं कर रहे हैं, घर घर जाओ कांग्रेस का, ऐसे बहुत सारे नारे हैं वो कर रहे हैं। तो इस गुटबाजी में आप भी कहीं ना टिकटार थी, आज पहले भी आपकी टिकट कटी है, उस गुटबाजी के चक्कर में आप भी टिकट ना कटा लो लास्ट पे। देखो जी प्रयास है, भिवानी का और मेरा भाग्य जुड़ा हुआ है। मान लो अगर टिकट मिल गई ना तो भिवानी की तो बल्ले बल्ले, मेरे को नहीं मिली तो मेरा भिवानी, जिस तरह बंसीलाल जी कहते हैं ना, भिवानी मेरा भाग्य से जुड़ी हुई है। तो मैं यही कहता हूँ अगर टिकट मिल गया तो जीत तो 100% है। जितने भी साथी हैं पुराने जो हैं, मैं अब मान लो गांव में जाता हूँ, शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम करना है, लोगों से मिलना है, उनकी दुख तकलीफ। बीच में 10 साल में नहीं गया लोगों के पास, वो कहते भाई काम ना करवा पाओ पुजारी जी, आया तो करो आप हमारे पास, आना चाहिए। अब मैंने फिर शुरू कर दिया, अब हुड्डा साहब के साथ इसलिए क्योंकि जनता की आवाज़ है भाई, आगे आने वाले सीएम हुड्डा ही होंगे। वैसे खेमे हैं ये बटे हुए हैं, ये मेरे लेवल से ऊपर की बात है, मैं इसके बारे में जिक्र भी करूँ ना तो मैं खेमे मिटा सकता ना मैं ये कह सकता। हाँ अपने अपने ढंग से सब काम कर रहे हैं, कांग्रेस का ही तो कर रहे हैं, कोई ये तो है नहीं भी इन लोगों के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस के वो कर रहे हैं काम। कोई किसी ढंग से करता, कोई मान लो शादी है, किसी के जुम्मे टेंट लगा दिया, किसी के जुम्मे घोड़ी लगा दी, किसी के जुम्मे वो लगा, काम बटा हुआ है, सब अपने अपने ढंग से प्रचार करें। एक है कांग्रेस वैसे जब भी कभी, और ये केंद्र की जिम्मेवारी बनती है, मौका आएगा तब इकट्ठा भी कर देंगे। लेकिन पीछे सबसे बड़ी वजह आपकी रही थी कि कोठी की नाराजगी की वजह से आपकी टिकट नहीं बन पाई थी, और कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद वहां से नहीं मिल पाया था। तो आशीर्वाद या कृपा जो आजकल चलती है कि फलां जगह कृपा अटकी हुई है, तो वहां कृपया ना अटकी रह जाए, ऐसा आपके दिमाग में कभी रात को सपना आता है या ऐसा कुछ होता है? एक पंडित जी हैं दिल्ली में, मैं जब 2005 में और 2000 में 2 दफ़ा मेरा पैनल में नाम आया, तो 2 इनाम होते हैं या 3 नाम होते हैं, उसमें पैनल में मेरा नाम था। तो एक पंडित जी थे, वो किसी ने कहा, एक साथी ने बोले चलो वो दिखा देते हैं आपकी जन्म पत्री, वो बोले टिकट नहीं मिला भाई, रुपया ख़राब करेगा। मेरे को बड़ा कड़वा लगा वो, मैं बोले यार तो मैं बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहा हूँ सोनिया जी के पास। सीसरा मोड़ा मेरे पैरोकार थे, सीसरा मोड़ा जी 3 दफ़ा मेरे को सोनिया जी के पास लेकर गए। और एक कमाल की बात आपको और बताऊँ, जब शंकर भारद्वाज को टिकट मिला और सोनिया जी यहाँ किरोड़मल पार्क में आई, तो चौधरी बंसीलाल ने स्टेज सेक्रेटरी मेरे को बनाया था। सोनिया जी की स्टेज पर स्टेज सेक्रेटरी बनना कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन वो सुरेंद्र सिंह फिर नीचे से मजाक नुला भाई, बहन जी भी नुला भाई को भाषण याद करके लाई थी, इनका भी दुआइए बोलो। फिर बोला भी आज मज़ा आया वेद, तो सोनिया जी की स्टेज के ऊपर स्टेज सेक्रेटरी बनवा भाई साहब, ये आपका ही प्रताप, आपका लगाया हुआ पेड़ है, अब फल दे रहा है।
सुरेंद्र सिंह हरचौधरी बंसीलाल बहुत बढ़िया आदमी थे, हम्म, वाकई लीडर थे वो। जी। तो फिलहाल बात करें भिवानी को, बीजेपी यूं मानती है कि हमारा गढ़ है, और फिलहाल 15 साल से आप जस्ट कह रहे थे अभी कि 15 साल से यहाँ से एक ही विधायक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो बीजेपी को लगता है कि यहाँ से मजबूत है बीजेपी। किस तरीके से तोड़ पाएंगे इस गढ़ को, किस तरीके से भेद पाएंगे अगर आए आप? क्या आपको तो पुरानी राजनीति के तरीके आते हैं, नई राजनीति तो अलग तरह की हो चुकी है, इसमें तो काफी बदलाव आ चुका है। मॉडर्नाइजेशन की बात करें, नया नया यूथ है, सोशल मीडिया प्रचार है, बहुत सारी चीजें हैं। किस तरीके से बीजेपी के इस गढ़ को भेद पाएंगे अगर आपको टिकट मिले? पीछे जो 2 योजना गई ना जी, भाई कमज़ोर क्या है कि हमेशा पहलवान तैयार करके उतारना चाहिए मैदान, लेकिन गलती है, एक तो हमारा इंटरेस्ट है, 10 साल से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कोई बन जाओ चाहे, नहीं तो गली गली घर 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 पहुँच के लोगों को समझाना और करना। कमज़ोर कैंडिडेट जो कांग्रेस के रहे इसलिए बनता गया, मेरे को टिकट दे दो, अगर एक भी गिरने दूँ तो इसका इंतजाम करूँ। वाह जी वाह, कमाल की बात है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस आपको कांग्रेस का लगता है, वेद पुजारी का खुद का जुड़ाव, लोगों से आम जुड़ाव, या फिर क्या कुछ लगता है आपको कि घनश्याम सराफ, मैं किसी से भी बात करता हूं, दूसरे टिकटार्थी से, दूसरे प्रत्याशी जो होने वाले हैं भावी, वो कहते हैं घनश्याम सराफ इतने मजबूत नहीं है जितना उनको दिखाया जाता है। घनश्याम सराफ कहाँ मजबूत है जी? सामने वाला मान लो पहलवान कमज़ोर होगा तो घनश्याम मजबूत है, नहीं तो घनश्याम का क्या मजबूत। अब ये एक और है, सामने जो कैंडिडेट होगा ना जी, तो लोग ये देखते हैं भाई बीजेपी की सरकार बननी है, इसको ही वोट दो, इसलिए ये बनता चला गया। और कमज़ोर कैंडिडेट रहे, मजबूत कैंडिडेट को दे दो ना जी। कांग्रेस मेरे को टिकट दो, अगर घनश्याम अपनी जमानत बचा दे तो कह देना मेरे को। ये फिलहाल बड़ी बात है। और आपको क्या लगता है, घनश्याम सराफ 15 साल तक रहे तो उन्होंने काम ठीक ठाक कराए हैं भिवानी में? ये शहर में पूछ के देख लो जी, क्या काम हुआ। जितनी फैक्ट्रियाँ थी, इंडस्ट्री थी, 70% भिवानी की बंद हो गई। जितने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई। एक जिम्मेवारी तो एमएलए की बनती है, विधायक की, जो सरकार रूलिंग पार्टी में है तो वो सरकार से काम करवाए। भी क्यों गई है यहाँ से, पलायन क्यों किया भिवानी में? अब भिवानी भावनगर के बाद दूसरा नंबर था प्लास्टिक में, आज फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं जी। तो रोजगार तो जब मिले ना जी। अब एक कड़ी होता है एमएलए सरकार के और जनता के बीच की, अगर वो अपनी जिम्मेवारी ना समझे, वो काम ना करे, तो फिर जनता तो परेशान है। अब वो क्या है, वोट किसको दे? वो सोचे भाई सरकार बनेगी, शायद इस बार कुछ करा दे, शायद इस बार कुछ करा दे, वो शायद में 3 टर्म निकल गई। अच्छा, खट्टर साहब की भी जैसे कहीं ना कहीं उनको इतना सक्रिय सीएम नहीं माना जाता। अब सीएम के काफी क्लोज रहे हैं, बहुत सारे सीएम ऐसे चेहरे रहे हैं, बहुत सारे सीएम रहे हैं हरियाणा के। क्या लगता है कि हरियाणा में फैक्टर अब चलेगा मोदी का, जो है राम मंदिर की बातें हैं, मोदी फैक्टर है, ये हावी रहेगा विधानसभा में, और सीएम फिर दोबारा से ट्रिपल वो करेंगे, एक हैट्रिक बना पाएंगे? देखो जी, अभी विधानसभा के बारे में तो मैं कह सकता हूँ, हरियाणा में तो 100% चेंज है, क्योंकि मुद्दे अलग अलग हैं, केंद्र के और प्रदेश के मुद्दे हमेशा अलग होते हैं। और केंद्र में अभी एक हाईजैक किया इन्होंने, नीर भगवान राम तो सबके हैं, ये काम तो था मैं संतों का, महंतों का या पंडितों का, और ये हाईजैक करके मोदी जी ने हाईजैक कर लिया इसको। भाई अब आज क्या है कि बीजेपी का नाम कोई नहीं लेता, भाई बीजेपी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है, मोदी और वो, बस बीजेपी का तो नाम ही नहीं, कहीं भी नहीं सुनते हो आप भाई बीजेपी को वोट देना जी। तो इसका असर मैं ये समझता हूँ भी कोई खास नहीं पड़ने वाला। तो फिलहाल आपको वर्तमान में स्थिति क्या लगती है, लोकसभा में क्या असर रहने वाला है, और उसके साथ साथ क्या इलेक्शन की तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं? क्योंकि सीएम खट्टर की बात करें, कई बार इशारा कर चुके हैं कि लोकसभा के साथ भी अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इलेक्शन करा सकते हैं। देखो जी, अगर लोकसभा के साथ इलेक्शन होता है तो विधानसभा में नुकसान हो सकता है। अगर मान लो पहले लोकसभा का हो जाए, बाद में विधानसभा का हो, तो कांग्रेस के बेनिफिट में जाएगा। अच्छा। हाँ, तो कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर आप मानते हैं थोड़ा बहुत असर जरूर करेगा? असर करेगा। तो भाई ये हमारे साथ मैं बात करूं, वेद पुजारी जी हैं, जिनका सफर राजनीतिक 45 साल का रहा, और चुनाव लड़ने के लिए भी काफ़ी कयास लगाए उन्होंने, कोशिशें की, लेकिन 2 दफ़ा उनकी टिकट कटी। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी के हाउस तक उनकी सिफारिशें पहुंची, पूर्व मंत्री तक जो
इन्होंने बताया है सिसरा मोला तक इनकी सिफारिश करने के लिए तैयार थे। और बहुत बड़ी कड़ी और बहुत बड़ा नाम भिवानी से वेद पुजारी। अगर राजनीतिक की दुनिया के साथ साथ सामाजिक लोगों से भी आप पूछेंगे तो हर कोई इन्हें जानता है, बड़ा चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद कभी इलेक्शन नहीं लड़ पाए। और इलेक्शन लड़ने का फिलहाल इस उम्र में दावा ठोक रहे हैं। 45 साल के आसपास इनकी राजनीति है, विदेशों तक इनकी पकड़ है। उनकी बेटी, ये खुद तो नहीं बन पाए, लेकिन बेटी इनकी विदेश में मंत्री बनी है और पर्यावरण मंत्री की, एनवायरनमेंट मिनिस्टर तक की पहुंच आप समझ सकते हैं किस तरीके से। आने वाले वक्त में क्या लगता है कि भिवानी का दावा ठोक रहे हैं कि भिवानी में अगर इनको कांग्रेस से टिकट मिली तो ये घनश्याम सराफ की जमानत जब्त करा सकते हैं और इनकी सरकार बनी और इनको अगर विधायक चुन लिया जाता है तो यहाँ पे ऐसी ऐसी इंडस्ट्री को लेके आएंगे जिनका आज तक भिवानी वालों ने ख्वाब नहीं देखा होगा। फिलहाल आप लोग वेद पुजारी को कितना जानते हैं और भिवानी की राजनीति में कितना परिवर्तन चाहते हैं? बहुत सारे वैसे क्वेश्चन मार्क हैं जो आप उनके जवाब कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।